एजेंडा पाकिस्तान के साथ नाजरीन आमिर ज़िया हाजिर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत 18 अगस्त को अपना 1 साल मुकम्मल कर लेगी। किसी भी हुकूमत में पाकिस्तान में अगर हम देखें कि माजी करीब की मिसालें लें तो किसी भी हुकूमत को अपने इब्तदाई चंद माह में उस तरह के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा और उस तरह के चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा जो इस हुकूमत ने किए। न सिर्फ बात मसाइल और चैलेंजेस की है बल्कि उससे भी बड़ी बात देखते हैं कि जिस तरह की तनकीद हो रही है और जिस तरह के इल्ज़ामात के इस हुकूमत को सामना है, तो हम देखते हैं कि किसी भी किस्म का जो एक हनीमून पीरियड किसी हुकूमत को मिलता है वो इस हुकूमत को नसीब नहीं हुआ। तो कहीं से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पे उनको सिलेक्टेड का ताना दिया जाता है, कहीं पर उनकी हुकूमत के बारे में जब बात होती है तो उस पर इल्ज़ाम लगता है कि जनाब ये नातजुर्बेकार लोगों की हुकूमत है, इसकी जो कारकर्दगी है बहुत ख़राब है। इसी तरह इत्तेसाब का जो मामला है उसको बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि मुतनाज़ा बन गया और हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से बार बार ये बात कही जाती कि इत्तेसाब नहीं हो रहा बल्कि इंतकामी कार्रवाई है। ये कार्रवाई है हिज़्ब इख्तिलाफ को कुचलने के लिए। अच्छा, इल्ज़ामात किसी तवील फहरिस्त की अगर हम बात करें तो उसमें आज़ादी सहाफ़त की भी बात आती है, जिसकी हम जो बाज़गश्त है इल्ज़ाम की वो हम बैन अल-अक़वामी मीडिया में भी सुनते हैं कि जनाब पाकिस्तान में जो है आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटा जा रहा है। हुकूमत पर ये जो होने वाली इल्ज़ामात की गोलाबारी है, अगर इसकी जवाबी कार्रवाई की बात हो तो उसमें एक शख्सियत जो है वो अगले मोर्चों पे खड़ी हुई है और न सिर्फ अगले मोर्चों पर बल्कि बढ़ चढ़कर जो है इन इल्ज़ामात का जवाब दे रही है और वो है डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा, मुशीर इत्तलात वफाकी। आज के प्रोग्राम में हमारी खुसूसी मेहमान हैं। यकीनन हम इनसे जो तमाम इल्ज़ामात लगे उन पर बात नहीं कर सकते, लेकिन जो 4-5 बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत की तरफ से ये उसका जवाब दें और ये बताएं कि जनाब ये जो इल्ज़ामात हैं उसका असर क्या आ रहा है इस गवर्नमेंट के ऊपर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुई। आपकी वजारत से ही बात शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि वो चाहे BBC हो, चाहे वॉइस ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान के अपने बहुत सारे सहाफ़ी हों, सहाफ़ती तंजीमें हों, मालकान हों, वो एक तासुर दे रहे हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त पर इस वक्त बहुत ही कड़ा और बुरा वक्त है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर, पहले तो मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने यहाँ मुझे बुलाया। दूसरा ये कि ये एक परसेप्शन है जिसको आपने सामने रखा है और रियलिटी इससे डिफरेंट है, परसेप्शन डिफरेंट है। उस परसेप्शन को क्रिएट किया गया है, मैनेज किया गया है, उसको ड्राफ्ट किया गया है, क्राफ्ट किया गया है और जानबूझ के इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी और गुडविल जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की है, जो वो मीडिया के आज़ादी पे यकीन रखते हैं और जो उनका एक नैरेटिव है कि वो सहाफ़ियों को एक फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पे ओन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और जब उन्हीं की हुकूमत में उन्हीं के कुछ इनिशियल जो महीने थे उसमें जब ये महसूस हुआ कि कुछ गैप है और कुछ मसाइल हैं तो उनको एड्रेस करने के लिए रीशफलिंग भी हुई और चेंजेस भी हुई। जहाँ तक इस परसेप्शन का ताल्लुक है तो ये टोटली एक ऐसा बयानिया है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बयानिया क्रिएट करने के पीछे कुछ इसमें मकासद हैं, कुछ इसके साथ कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, कुछ इसके साथ मफादात जुड़े हुए हैं, कुछ इसके साथ हर शख्स का, इंडिविजुअल्स का कोई ना कोई ज़ाती दर्द जुड़ा हुआ है और ये ज़ाती दर्द जो है उसको मीडिया का दर्द बना के जिस अंदाज से पेश किया गया और इसको अनफॉर्चुनेटली BBC या वॉइस ऑफ अमेरिका उन तक इस दर्द को कम्युनिकेट किया कि जो दर्द एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो मुझे ये बता दें आपके पाकिस्तान की कोई भी अखबार उठा लें, जो वो चाहते हैं वो उसमें लिख रहे हैं, जो वो एंकर चाहता है बोलना वो बोल रहा है, जो आपके चैनल पे बैठ के तबसरा निगार, तज्जिया निगार, जो जिसके दिल में आता है वो बात कर रहा है। तो मैं कहती हूँ कि ये बल्कि वाहिद वो हुकूमत है कि जो किसी को कुछ नहीं कह रही, बल्कि इससे साबका दौर में आप देखें तो कम से कम हुकूमत का ये हक होता था कि हम अपना बयानिया जो है वो हुकूमत चाहती थी कि कम्युनिकेट हो। तो ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की उस सोच की आइनादार पॉलिसी है कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो है उसको हमने सपोर्ट करना है, प्रमोट करना है। तो ये परसेप्शन जो है आमिर आपको ज़हन में रखना चाहिए कि ये कुछ इंडिविजुअल तक महदूद है और उन इंडिविजुअल के कुछ ताने बाने जहाँ दोस्त अहबाब और रिश्तेदार और नेटवर्किंग में जुड़े हुए
पर्सनल मोटिवेटेड एजेंडे पे हुकूमत का मौक़िफ़ है, इससे आम सहाफ़ी का कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, इसमें लेकिन जब पाबंदियों की बात होती है, हम देखें कि इस चीज़ की जो गूंज थी, जो सदा थी, वो आपने अमेरिका का जब वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा हो रहा था वहाँ भी हमने सुनी। तो यानी कि ये जो पूरा, जिसको बकौल आपके कि तासुर कहा जा रहा है, वो बहुत गहरा, मजबूत, और उसका मतलब है पूरी दुनिया में शोरा हो रहा है। और जो मतलब है जो तासुर देने वाले हैं, गो कि उनके पास हुकूमत नहीं है, वो बज़ाहिर लगता है कि जी अपना बयानिया जो है फैलाने में कामयाब रहे। अब इसमें अगर बात करें जी, वो कहते हैं जी पाबंदी यूँ है कि जरदारी साहब का इंटरव्यू आपने नहीं चलने दिया, मरियम नवाज साहिबा का इंटरव्यू नहीं चलने दिया, एक वो जो लसानी तंजीम है PTM, उसकी आवाज़ नहीं पहुँचती। क्या इसके पीछे फ़लसफ़ा है, क्या वो है? देखिए आमिर, मैं पैमरा रूल्स के अंदर उनके बड़ा क्लियरली डिफाइंड है, और जब पैमरा का कोड ऑफ कंडक्ट और पैमरा के रूल्स बन रहे थे तो ना इमरान खान साहब की हुकूमत थी और ना PTI ने वहाँ डिक्टेट किया कि आप ये क्लास डाल दें जिसके तहत कोई भी ऐसा शख्स जो कन्विक्टेड हो और कोई भी ऐसा शख्स जो अंडर ट्रायल हो, आप उसको कैमरों में बिठा के क्योंकि जो शख्स नैब की हिरासत में होता है, क्योंकि जरदारी साहब का आपने जिक्र किया, तो नैब की हिरासत में जो शख्स है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अंडर इंटेरोगेशन है। पूरी दुनिया की महज़ब जमहूरियत में आप मुझे बता दें कि कहाँ ये हो रही है प्रैक्टिस। आपका ब्रिटिश का जो पार्लिमानी सिस्टम है ना, आप उसको लेके चल रहे हैं। अमेरिका के अंदर आप सबसे ज़्यादा जो है समझते हैं कि वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है। वहाँ दिखा दें मुझे कि कोई ऐसा शख्स जो अदालतों में मुल्ज़म हो, मुजरिम हो, कन्विक्टेड हो गया हो, कैदी हो, जेलों में, उसको जो है वो चैनल्स पे बिठा के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हों, उसको आप कैमरों की जीनत बना के बैठे हों और उसका बयानिया जो है आप नेशनल उस एक्स चेकर पे चला रहे हों। तो ये दुनिया की किसी महज़ब जमहूरियत में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर कहीं मिलती है तो आप मुझे बता दें कि अमेरिका में, UK में कोई कन्विक्टेड या ऐसा शख्स जिस पे उंगली भी उठी हो, वही BBC, वही वॉइस ऑफ अमेरिका, क्या वहाँ पे अदालतें नहीं, वहाँ लोगों जब इस किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, BBC इल्ज़ाम लगाता है, वॉइस ऑफ अमेरिका लगाता है, बड़ी बड़ी खबरें इस पे पब्लिश करता है, तो हुकूमत पाकिस्तान जब समझती है कि बकौल आपके कि झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है या नाइंसाफ़ी हो रही है, तो अपना केस वहाँ पे आप लड़ते हैं, कोई इसके ऊपर बात करते हैं? बिल्कुल, बात भी हुई है और उसमें हमारा फिर उन्होंने नैरेटिव छापा भी है, और लेकिन ये खिलाफ नैरेटिव ज़्यादा छप रहा है। ये उसकी वजह है कि देखिए हमारा जो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कुछ ऐसे लॉबिस्ट हैं जो सहाफ़ी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान का दर्द रखता है और पाकिस्तान की कौमी सलामती के साथ जुड़ा हुआ है, वो सहाफ़ी कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के मफाद पे हमला हो या पाकिस्तान का एक असल चेहरा जो है उसको डिस्टॉर्टेड करके पेश किया जाए, या पाकिस्तान की जो सोशो कल्चर रिलीजियस वैल्यूज़ हैं उसको नेगेटिवली प्रमोट किया जाए। तो ये सारा कुछ वो लोग करते हैं जिनका पाकिस्तान के मफाद से नहीं, अपने मफाद से लेन देन होता है, और वो वहाँ पर ऐसे लोगों को अपने साथ एज आ हेल्पिंग हैंड अंगेज करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ काम करने के लिए। उसमें इंडियन सेगमेंट भी एक बड़ा कलीदी रोल प्ले करता है। और पाकिस्तान जब बैरूनी महाज पे कामयाबियां हासिल कर रहा था तो वहाँ पे जो हिंदुस्तानी लॉबिस्ट थे और उनके मीडिया पर्सन्स जो मुख्तलिफ ममालिक में फैले हुए हैं, वो फाइनेंस कर रहे थे और पाकिस्तान के एंटी बयानिया प्रिंट करवा रहे थे, बड़ी मजबूती से दिया जा रहा था। हमें घर से भी कुछ ऐसी आवाज़ें उठ रही थी जो बाहर की आवाज़ों को सप्लीमेंट कर रही थी। तो ये देखना ये है कि हमें तो पता है कि ये क्या है, लेकिन आवाम को भी देखना है और मीडिया को भी देखना है कि इसके पीछे पसपर्दा। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है मोहतरमा के जो कहते हैं ना कि एंटी पाकिस्तान बयानिया, आप जिसको आप एंटी पाकिस्तान कह रही हैं, वो लोग कहते हैं जो आज़ादी नहीं, वो बड़ा मजबूती से जो है मतलब है मीडिया में डोमिनेट कर रहा है। खैर ये एक अलग बहस है, आपका मौक़िफ़ आ गया। एक दो अलग अलग मौज़ूआत हैं, एक तो मीडिया की माली मुश्किलात और इज़हार आज़ादी की जो एक इशू है, इसको हम देखते हैं कि बाज़ हल्के जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ तक मतलब है इसमें कोई ताल्लुक़ है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है और बड़ा मेरे लिए भी
जब मैंने टेक ओवर किया इस मिनिस्ट्री को, चार्ज संभाला, तो मेरे सामने जो हकायक आए वो आई ओपनर थे कि मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हदायत की रोशनी में वो पेडेंसीज़ भी क्लियर करने के लिए राज़ी हुई है जो हम जिसके लिए जवाबदेह नहीं थे। वो इश्तिहारात जो हमारे ख़िलाफ़ चलाए गए, जो कंपेन चलाई गई, जो नैरेटिव बिल्ड किया गया इमरान ख़ान साहब को हराने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए, तो वो बयानिया जब उनका नाकाम हो गया तो वो ख़ुद तो वो इलेक्शन हार गए, लेकिन वो कंपेन्स जो हमारे खिलाफ चलाई गई उसके बिल आप लोगों ने क्लियर किए? उसके बिल हमने क्लियर किए। और अच्छा। हमें देखिए दो तरह की इसमें आपने देखना है कि टू प्रॉन स्ट्रेटजी जो है, पहली बात तो ये है कि मीडिया के जो जेन्युइन इश्यूज हैं जिसमें मीडिया और मीडिया वर्कर और मालकान का जो एक गैप है उसको फिल होना चाहिए, और जहाँ जहाँ कोई वर्कर काम करता है उसकी उजरत उसका हक है और उसको बर वक्त तनख्वाहें मिलना, और जिस जो एज पर द एग्रीमेंट कंसेंसस से जो तय हुआ है वो मिलना चाहिए। एक है हुकूमत एंड मीडिया मालकान। अब ये दूसरा जो इशू है उसमें मीडिया मालकान की जो पेडेंसी है हुकूमत उसको अदा कर रही है, लेकिन जब जाहिर है आपको पता है कि एक इकनॉमिक कंस्ट्रेन है, आपके पास फिजिकल स्पेस कम हुई है, आपके पास स्पेंडिंग थोड़ी कंस्ट्रेन का शिकार हुई है, तो अल्टीमेटली फिर उन मीडिया मालकान ने भी हमारे साथ तावन करना है। हम वो पेडेंसीज पे बैक करेंगे, उनको पे हमारी कमिटमेंट है कि हम उनकी पेमेंट्स होंगी, लेकिन देखना ये है कि क्या सिर्फ वही इश्तिहारात उस चैनल का ज़रिया आमदन है जिसकी बुनियाद पे तनख्वाहें दी जाएंगी, या प्राइवेट सेक्टर से जो उन चैनल्स को इश्तिहारात मिलते हैं क्विकली, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई गैप है, मसाइल है, मैं उन तमाम मालकान के साथ मिल बैठ के उसके तदारक के लिए तैयार हूँ। अच्छा, क्योंकि हम पहले इल्ज़ाम पे वो अटके हुए हैं, मैं चाहूँगा कि इसका आखिरी सवाल करके मैं दूसरे इशू की तरफ बढ़ूँ कि मुख्तसरन मीडिया कोर्ट्स की आपने बात की। अच्छा, आपसे पहले फवाद चौधरी साहब थे, उन्होंने कहा था कि जी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, तो मीडिया कोर्ट्स के पीछे क्या फ़लसफ़ा है? इसमें कोई इस तरह की बात हो रही है कि जो मीडिया कारकुन है जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, देर से मिल रही है, कई कई महीने की पेंडिंग है, उसके लिए आप लोग कुछ करेंगे? देखिए हमारी जो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी है उसके अंदर जो मीडिया एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज़ और जो मीडिया मालकान हैं, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ओनर्स जो हैं, उनका आपस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गैप है, जिसमें जब मिनिस्ट्री उनको चेक देती है तो चेक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के नाम बनता है। अब जो मीडिया वर्कर्स थे वो आए दिन हड़तालें करके प्रेस क्लब्स में और PFUJ जो है और रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में तमाम पाकिस्तान भर की सहाफ़ती तंजीमें एहतजाज पे थी कि हमें जो है वो ये जो आप पेमेंट्स करते हैं इसको इंटरलिंक करें हमारी तनख्वाहों के साथ, क्योंकि जो पेमेंट्स हो जाती हैं लेकिन मालकान हमें वो तनख्वाहें नहीं देते, तो जिसकी वजह से कई माह की तनख्वाहें चैनल्स की तरफ ड्यू हैं। हमने उसके साथ बैठ के कंसल्टेशन की तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, और हमने एक प्रपोज़ल दी कि ये जो क्राइसिस है उससे निकलने का एक तो तरीका हमने ये प्लान किया कि जो चेक है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के नाम नहीं आएगा, वो उतना ही अमाउंट का आएगा, 15% उसकी जो लेजिटिमेट उसका राइट है, और बाकी उसके मालकान को डायरेक्ट जाएगा। अब वो कहते थे कि जी 85% आप मालकान को डायरेक्ट दे रहे हैं, तो हमारी सैलरीज को किस तरह सिक्योर करें। उसमें फिर हमने ये किया कि एक आर्बिट्रेशन हो, हमने एक आइडिया दिया और वो पैमरा की तरफ से ये आइडिया आया कि बहुत सारी लिटिगेशन पैमरा वर्सेस जो है वो मीडिया मालकान अदालतों में है और बहुत कीमती टाइम और वसाइल का ज़िया हो रहा है, और जैसे टैक्स कोर्ट्स जो हैं वो लहदा कर दी गई बाकी कोर्ट्स की निस्बत, और जो स्पीडी जस्टिस है, स्पीडी ट्रायल है और स्पीडी रिलीफ है, उसके लिए मीडिया कोर्ट्स होनी चाहिए। उसके लिए मीडिया कोर्ट्स का आइडिया दिया। कहीं पे हुकूमत ने ज़बरदस्ती ना तो उसको तो इसके लिए लॉबिंग जारी रहेगी। आई होप कि यकीनन उसमें हमारा देखिए PBA, APNS, CPNE,
प्रेस क्लब्स, आपकी सहाफ़ती तंजीमें, ये सारी स्टेक होल्डर्स हैं। अगर वो इस पर कंसेंसस नहीं करती तो हुकूमत ज़बरदस्ती वो मीडिया कोर्ट्स मुसल्लत करने का ना इरादा रखती है और ना हमारी किसी जगह अपने एजेंडे के अंदर ये लेकिन वो जाहिर है कि वो कोई ये भी उनके रिलीफ की बात है। और अगर वो ये रिलीफ नहीं लेना चाहते इस अंदाज से, स्पीडी जस्टिस और कारकुनों को कायल करना पड़ेगा, आपको कारकुनों को कायल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो पहला जो रद्द-ए-अमल है, आजिर और अजीर को बैठ के ये तय करना पड़ेगा और उन मुश्किलात से मीडिया वर्कर को निकालने के लिए मीडिया मालकान के साथ बैठना है कि मुझे खता कलामी मैं करूंगा और तहफ़्फ़ुज़ात क्या है। खता कलामी में यूं करूंगा कि पहला जो इल्ज़ाम है उसकी हमने बड़ी तवालत से बहस की, हम दूसरी इल्ज़ाम की तरफ चलते हैं। सेनेट चेयरमैन का जो हमने देखा कि तहरीक अदम इत्माद आई, क्या जादू था कि आपके 36 वोटों में माशाल्लाह इतनी बरकत पैदा हो गई कि वो जो तहरीक अदम इत्माद थी नाकाम हो गई? वो क्या राज था? देखिए आमिर, एक तो ये है कि आपका जो गुज़श्ता 1 साल से अपोजिशन का बयानिया है वो उनकी अपनी सफ़ों के अंदर, जमातों के अंदर तितर बितर हुए लोग हैं, वो उनके उस सोच के साथ एग्री नहीं कर रहे और वो ये समझ रहे हैं कि ये हमारी लीडरशिप जो है वो अपने ज़ाती कारोबारी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये इस बयानिए को प्रमोट कर रही है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिसका मुज़ाहरा आपने देखा कि कुछ दिन पहले पंजाब से कुछ MPAs ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करके अपनी जमात की पॉलिसी से लातल्की का ऐलान किया। इसी तरह सेनेट के अंदर भी एक अनरेस्ट है और सेनेटर्स जो हैं वो अपनी क़यादत को बार बार ये बावर कराते रहे कि आप करप्शन से नाता तोड़ें, और जब अगर आप करप्शन से नाता नहीं तोड़ेंगे तो फिर मजबूरन हमें आपसे नाता तोड़ना पड़ेगा। तो आपका कहना है कि तो ये एहतजाज था कुछ सेनेटर्स का, प्रोटेस्ट अपनी लीडरशिप के, अपनी क़यादत के फैसलों पे अदम एतमाद था। और फिर हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी पीछे से छुरा घोंपा गया, मरियम नवाज साहिबा सीख पाए, हासिल बिजुंजो साहब ने एक बड़ा मुतनाज़ा बयान दिया। क्या कहेंगे, इतना ज़्यादा जो लोग बरहम हैं, नाराज़ हैं, तो क्यों, मतलब ऐसा क्या? पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने 2018 में अपोजिशन को ये तजवीज़ दी थी उस वक्त तमाम सियासी जमातों को कि ये जो सेनेट का तरीका इंतखाब है उसको हम रिवाइव करते हैं, बदलते हैं और उसको शो ऑफ हैंड के ज़रिए मिल के एक नया तरीका इंतखाब लेके आते हैं ताकि ये हॉर्स ट्रेडिंग और ये जो लेन देन के इल्ज़ामात हैं उससे बाहर निकला जाए। और आपने देख लिया कि सेनेट में इनकी अक्सरियत थी, तमाम जमातों ने मिल के इमरान खान साहब के उस बयानिए को रद्द कर दिया। अच्छा, लेकिन इमरान खान साहब सेनेट में तो वो रिफॉर्म नहीं ला सके क्योंकि उनके पास अक्सरियत नहीं थे, उस तरीका इंतखाब को वो तब्दील ना करा सके। लेकिन एक काम उन्होंने किया कि अपनी जमात के अंदर उन्होंने पहली जमात वो बने जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम पे उन्होंने अपने MPAs को जमात से निकाला और ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन दिखाई और ये साबित किया कि हम किसी जगह पे भी मेरिट से हट के, कोड ऑफ कंडक्ट से हट के जो भी होगा उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अब कल जो हुआ, कल इसमें अपोजिशन को सोचने की ज़रूरत है कि उनके वो सेनेटर्स जिन्होंने एक सीक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए अपनी हुकूमत के जो सिंध के अंदर आप देख लें क्या हो रहा है, वहाँ पे थर के अंदर जिस तरह मर रहे हैं बच्चे, जो बैड गवर्नेंस है, पुअर परफॉर्मेंस है, कराची के अंदर पानी निकालने के लिए फौज को बुलाना पड़ा। तो इस किस्म के बयानिए को जो कोई जाली बैंक अकाउंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, कोई TT के साथ जुड़ा हुआ है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, इनको सेनेटर्स अब जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे, आवाम सपोर्ट नहीं कर रही। और वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था वो आपने देख लिया कि ये जिस तरह का इल्ज़ाम इन्होंने लगाया। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए इससे पहले कि हम वक्फे पे जाएं। आपके सवाल का जो जवाब था कि इन्होंने एक हमारे अदारे के सरबराह को डायरेक्टली नाम लेके हिट किया। दुनिया की किसी भी महज़्ज़ब माशरे में क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने अदारे की सेंटिटी को मिलाइन करें और इस तरह से आप डायरेक्ट
इल्ज़ाम तराशियाँ करे, और वो भी वो लोग वो जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के कभी भी साथ खड़े नहीं हुए, पाकिस्तान के मफाद के साथ नहीं खड़े हुए, और वो इस किस्म के इल्ज़ामात के ज़रिए अपनी फेस सेविंग कर रहे थे एट द कास्ट ऑफ आवर नेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसकी मैं मजम्मत करती हूँ। और कहीं किसी और मुल्क में ये होता तो ये हासिल बिजंजो साहब अपनी असली जगह पे होते, क्योंकि ये बयान देने के बाद ये बगावत है आपके कौमी अदारों के खिलाफ। हासिल बिजंजो साहब के बारे में कहा जाता है म्याना रवि की सियासत करते हैं, मतलब हो सकता है कि सदमा गहरा हो तो स्लिप ऑफ टंग कह के अगर आप लोग बात करें। खैर, मैं चाहूँगा वक्फे पे जाने से पहले एक सवाल और उसका मुख्तसर जवाब कि एक बहुत इल्ज़ाम लगाया जाता है, बहुत मतलब ज़ोर शोर से, कि PTI ने मुल्क में सियासी जो कल्चर है उसको तबाह कर दिया, और जो सख्त लहजा लेकर आए हैं वो PTI पे उंगलियाँ उठाते हैं। क्या कहती हैं इसके अंदर कि जी जिस तरह का मतलब है कि असम्बली के अंदर भी आप लोग बजाय इसके कि हुकूमत की तरह बिहेव करें, हिज़्ब इख्तिलाफ की तरह जो है आपका चाल चलन होता है। जी आमिर, ये नून लीग को क्रेडिट जाता है और पीपल्स पार्टी का भी किसी हद तक इसमें रोल है कि जब आप फ्रंट लाइन लीडरशिप जो है वो मौरूसी और ख़ानदानी सियासत को प्रमोट करने लग जाएगी, जब वहाँ उन जमातों में तैनातियाँ जो है वो पर्ची पे होंगी, मेरिट पे नहीं होंगी, जब वहाँ पे एक ख़ानदान नहीं, आप तो इल्ज़ाम का जवाब इल्ज़ाम से दे रही है। ये जो आप इल्ज़ाम में क्या PTI इसको देखिए, वो हमारा जो यूथ है 65% पाकिस्तान की जो यूथ है वो इमरान खान साहब की ताकत है और सस है, और आपकी तीसरी नस्ल जो है वो जवान होगी और उसने देखा कि एक ही ख़ानदान जो है और उसके साथ दूसरा ख़ानदान वो मिल के गठजोड़ करके मुकमुका करके इस मुल्क में सियासत कर रहे हैं, तो वो जो एग्रेशन है वो उस इस्तेसाली निज़ाम के खिलाफ है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अच्छा, मुझे जरा खता कलामी यूं करनी पड़ेगी स्टेटस को चैलेंज करते हुए जो पाकिस्तान का गला सड़ा निज़ाम है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहे हैं वो असल में ये समझते हैं कि ये वो लीडरशिप है जिन्होंने पाकिस्तान को कर्जों की दलदल। अच्छा, मुझे खता कलामी करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे नाज़रीन हमें लेना है वक्फा। हमारा मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा से गुफ्तगू का सिलसिला जारी। जब वक्फे के बाद दोबारा आएंगे तो ज़रा बड़े इल्ज़ाम पर बात होगी, कुछ ये जो इंतकामी कार्रवाई हुकूमत करी मुबैना तौर पर, इस पर भी बात करेंगे, जो इत्साब का मसला है उस पर भी बात करेंगे, और जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का नारा लगता है, ताना दिया जाता है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्फे के बाद। एजेंडा पाकिस्तान में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुशामदीद, और हमारी आज की खुसूसी मेहमान डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। डॉक्टर साहिबा, वो जो वक्फे पे जाने से मैंने पहले बात की थी कि खैर बड़े बड़े इल्ज़ामात की तरफ हम आते हैं, लेकिन ये जो कहते हैं कि इमरान खान साहब को बार बार सिलेक्टेड कहा जाता है, और एक वो किसी दाना ने ये बात कही थी कि अगर झूठ भी अगर हो उसको 100 मरतबा दोहराया जाए तो लोग बाज़-औक़ात जो हैं, अगर सारे नहीं तो बहुत सारे लोग उस झूठ पर यकीन करने लगते हैं। तो ये जो बार बार सिलेक्टेड कहते हैं, आपके ख्याल में ये चीज़, एक तो क्या इमरान साहब का क्या उस पर रद्द-ए-अमल होता है, और उसका जो एक मनफी तासुर आपके ख्याल में आपकी हुकूमत के हवाले से जा रहा है, कितना सख्त है, कितना बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त जो सुनने वाले हैं पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो जज हैं, और वो समझते हैं कि कौन कहाँ से सिलेक्ट होके आया और उसकी दास्तान क्या है, और किसने कहाँ से ग्रो किया और किस गमले से, किस नर्सरी से वो ग्रो करता करता यहाँ तक पहुँचा के पाकिस्तान का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा और फिर 2 दफ़ा वज़ीर आला रहा, और कौन सा ख़ानदान है जिसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है बेनिफिट उठाए और पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया। एक ये बयानिया, दूसरा बयानिया ये है कि एक 23 साल जदोजहद है, और एक ऐसा शख्स है जो 23 साल पहले पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात करता है, पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स की बात करता है, पाकिस्तान के स्टेटस को चैलेंज करता है, वहाँ जस्टिस और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। तो ये तमाम वो बयानिया था जो इमरान खान ने 23 साल पहले मुतारफ़ कराया जदोजहद की, और पब्लिक ने इन दोनों जमातों के जो लूट खसूट और करप्शन की स्याहकारियाँ थी
उनसे तल्की बार-बार करके इल्जाम दोहराया जाता है, तो रद्द-ए-अमल क्या है? इमरान साहब का रद्द-ए-अमल क्या है? रद्द-ए-अमल हमारा सबसे पहले इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी है, इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस है, इमरान खान साहब की गुडविल है, इमरान खान साहब का वो एक हीरो का फेस है जिसको दुनिया जानती है कि ये शख्स जो है वो किस तरह हार्ड वर्क करके एक मुसलसल जदोजहद के बाद 23 सालों की जदोजहद के बाद उसने इस माशरे को जगाया, उसको उठाया और आम पाकिस्तानी को ये एहसास दिलाया कि भाई तुम्हारे बुनियादी हकूक क्या है। तो कोई झुंझलाहट का शिकार नहीं होते, गुस्सा नहीं होते इस बात पर? मतलब है एक होता है कि एक आदमी बकौल आपके कि 23 साल की जद्दोजहद है और बकौल आपके कि सख्त नून लीग का जो वतीरा है और जो अपोजिशन का इस वक्त मखसूस एजेंडा है वो ये है कि इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी को डैमेज किया जाए, क्योंकि उनके ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम ये नहीं लगा सकते, मनी लॉन्ड्रिंग का ये नहीं लगा सकते, किकबैक्स और नाजायज़ असासे बनाने का ये नहीं लगा सकते, वहाँ पाकिस्तान से बाहर जायदादें बना के ऐशो तफरीह का इल्ज़ाम ये नहीं लगा सकते। फिर एक ही इल्ज़ाम इनके ऊपर बचता है जिसपे उनकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करते हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज भी इवाम के दर्द और एहसास रखते हुए इस मुल्क को दुनिया भर में एक क्रेडिबल कंट्री के तौर पे आगे लेके चलना चाहते हैं। ये उनके बुग़ज़ में, हसद में और ज़ाती अनाद में मुझे ये बताइए एक और इल्ज़ाम की तरफ, एक और बड़े इल्ज़ाम की तरफ चलते हैं कि एहतिसाब या इंतकाम। अब जो हिज़्ब इख्तिलाफ उसको कहना है कि जी मतलब है जितना वो इस वक्त कहती नाला हैं, गुस्से में हैं और जिस तरह के इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं उसने गालिबन पूरे एहतिसाब के अमल को जो है मुतनाज़ा बना दिया। मीडिया में देखें तो इसकी बहाली के लिए आप लोग क्या समझते हैं कि क्या ये जो इल्ज़ाम है कि हुकूमत जो एहतिसाब नहीं करी बल्कि इंतकाम ले रही है और जो एहतिसाब का अमल है वो के मुतवाज़िन नहीं है? जी, इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो एहतिसाब के अदारे के सरबराह हैं वो इमरान खान साहब के आने से नहीं आए, ना हमने चुने हैं और ना उनके चुनाव से हमारा कोई ताल्लुक था। ये दोनों सियासी जमातों ने एक हुकूमत में थी, एक अपोजिशन में थी, इन्होंने बाहमी मुकमका और गठजोड़ से एक अदारे के सरबराह को चुना और वहाँ उनकी तैनाती की। ये जितने केसेस भी, दूसरी बात ये है कि जितने केसेस भी इस वक्त अदालतों में हैं या जो जिसका ये सामना कर रहे हैं उनकी इंक्वायरीज और वो तमाम केसेस हमारे से पहले ये नून लीग की दौर में शुरू हुए हुए हैं। लिहाजा नून लीग के बनाए हुए जो केसेस हैं वो हुकूमत उन पर इंतकाम कैसे ले सकती है, क्योंकि ये एक अमल था जो पहले से शुरू था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उस अदारे को दबाया, कानून को जो है कमज़ोर किया, अदारे को प्रेशराइज़ किया और अपनी मनपसंद डिक्टेशन के ज़रिए इस मुल्क के निज़ाम को और अदारों को चलाने की कोशिश की। मुझे बताइए ज़िमनी सवाल है इसका। इमरान खान साहब ने सिर्फ एक काम किया आमिर कि उन्होंने अदारों को आज़ाद किया, कानून को तगड़ा किया और वहाँ पे जो इनके जंगल में इनका यरगमाल सिस्टम था उसको आज़ाद कर दिया और अदारों ने काम करना शुरू कर दिया। बहुत बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि जी जो दूसरी पार्टियों से अपनी वफादारियाँ तब्दील करके पीटीआई में शामिल हुए लोग, ठीक है, उनको बिल्कुल पवित्र करार दे दिया गया है और एक बार जो पीटीआई में आ जाते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और ये तासुर जो है आप देखें कि बड़ी मजबूती से मतलब लोगों में है और अपोजिशन रोज़ इसको दोहराती है। मेरा सबसे बड़ा जो कड़ा एहतसाब सेल है ना वो पीटीआई खुद है और आप यकीन माने कि इस जमात के अंदर इतनी आसानी से कोई शख्स नहीं आ सकता। जितनी रेजिस्टेंस होती है, आपको पता है कि जो इमरान खान साहब ने शऊर दे दिया अपने वोटर को, अपने फॉलोअर को, वो इस हद तक वो शऊर उनका ज़ाहिर होता है सोशल मीडिया में कि कोई भी ऐसी लीडरशिप जो टिंटेड हो और जिसके ऊपर कोई दाग हो, पीटीआई उसको कबूल नहीं करती, ना उनका वोटर कबूल करता है, ना उनका सपोर्टर कबूल करता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में इमरान खान साहब खुद सबसे बड़ा एक 24 घंटे रडार लगा के अपनी जमात के अंदर और दीगर जमातों से आने वालों पे लगा के बैठे हुए हैं। किसी के पास गलती की गुंजाइश नहीं। अपोजिशन के पास किसी भी हुकूमत के अंदर बैठे फ़र्द के ख़िलाफ़ कोई सॉलिड फैक्ट बेस्ड
सबूत हैं तो अदालतें आज़ाद हैं, वो जाए अदालतों में केस करें और उन सब को उन अदालतों के ज़रिए अंदर करवाएं। अगर उनके पास कुछ ठोस हकायक हैं तो ये सिर्फ जहरीला प्रोपेगेंडा है, ये मनगढ़ंत बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, मरियम नवाज साहिबा से कोई लेना देना नहीं। मरियम नवाज साहिबा ये मुसलसल दोहरा रही हैं कि जी सिर्फ इल्ज़ाम जो है, इल्ज़ामात हैं हुकूमत के पास, तो कोई सबूत नहीं, और सादा सफ़े जो हैं आप लोग लहराते रहते हैं। क्या कहेंगे? और एक और भी इसमें मैं चाहूँगा एक ही जवाब दें इसका कि एहतसाब के इदारों से जो एक फ़ासला होना चाहिए हुकूमत का, क्या वो आप लोग बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं? देखिए मरियम बीबी की क्या कहने, वो मरियम सफदर अवान साहबा के बयानिए आप शुरू करें सना बुच्चा के इंटरव्यू से कि मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, बाहर कोई जायदाद नहीं, फिर वो कैलबरी फॉन्ड पे आ जाएं जो आपकी जो लिखाई का ख़त है, जो माशाल्लाह से ये एजाज़ भी उनको हासिल हुआ कि वो उस वक्त बना ही नहीं था फॉन्ड, वो अभी लिखाई आप कंप्यूटर के पास था ही नहीं, वो एक कह लें कि मैकेनिज़्म जो उन्होंने उस वक्त बना ली, वो डीड, ट्रस्ट डीड, और वो अदालत में झूठी साबित भी हुई। उनके कहने पे तो कौम जो है वो कान नहीं धरती, क्योंकि उनके बयानिए को उनके घर वाले नहीं मानते, उनकी जमात नहीं मानती, और जमात में ये जो स्प्लिट है, ये जो कल ज़ाहरे ला तलकी किया है तमाम सेनेट के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने, तो वो अल्टीमेटली इन्हीं पॉलिसीज़ पे उन्होंने अपने आप को डिसोसिएट किया है। जो इत्तेसाब के इदारों से आपका जो फासला है वो क्या बरकरार है? आप देखें कि इत्तेसाब का इदारा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जो अल्टीमेटली उसकी सीक्रेसी जो होती है वो हुकूमत के साथ इंटरलिंक इस हवाले से होती है कि उसको जो रेलेवेंट सपोर्ट चाहिए होती है, जो रेलेवेंट उसको इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो इंटेलिजेंस बेस्ड जो सिस्टम है वो डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड होता है विद द रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन। हुकूमत का उससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जो फैक्ट्स आते हैं जब वो अदालतों में वो सबमिट होते हैं तो हुकूमत को ये हक होता है कि वो फैक्ट्स जो हैं आवाम तक पहुँचाए, और आवाम को उन हक़ाइक़ से आगाह करने की ज़िम्मेदारी हमारी है। तो ये कहीं पे भी उसके साथ हम ब्रैकेट नहीं है। हमें एहतसाब के अगर हुकूमत ब्रैकेट होती, हुकूमत का इन्फ्लुएंस होता, तो फिर हुकूमत के वज़रा ना जेलों में जाते, ना इस वक्त नैब की हिरासत में होते, और ना मुख्तलिफ हवालों से वो सवालनामे और इंक्वायरियों का सामना कर रहे होते। दुरुस्त। तो ये चीज़ें वो बेबुनियाद इल्ज़ामात का एक आपने कहा ना कितना झूठ बोलो कि वो सच लगने लग जाए। ये हिल मेटल के अंदर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो बहुत इम्पोर्टेंट इंकशाफात किए गए हमारी राजकुमारी साहिबा के हवाले से, और वो कभी भी नहीं मानेंगी, और वो इतना झूठ बोल के स्याह को सफ़ेद करने में मसरूफ़ अमल है। तो ये आंखें खोल देने वाले हक़ाइक़ है जिसमें उनका जो स्विफ्ट मैसेजेस और उनके आर फार्म्स जिसके अंदर वो पैसे वसूल कर रही हैं हिल मेटल में, और 669 मिलियन मीन कोई 7 करोड़ रुपया डायरेक्टली उनके अकाउंट में आया। तो वो इस पे क्या इनकार करेंगी, क्योंकि आपका जो वालिद मोहतरम है वो इसमें सज़ा याफ्ता हैं, लेकिन आपके अकाउंट में जिसमें आप ना उसके अंदर पार्टनर हैं, ना आप उसके अंदर किसी जगह शेयर होल्डर हैं, तो ये पैसे जो आपके अकाउंट में आ रहे थे जिनको आपने कहीं डिक्लेयर नहीं किया, तो इस पे आप क्या जवाब देंगी? 7 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में डायरेक्टली आया, और ये आपके आर फार्म और आपका जो ओवरऑल स्विफ्ट मैसेजेस है जो बैंक से आपके ने वसूल किए हैं, तो ये भी क्या हुकूमत झूठ बोल रही है? ये वो आपकी स्याहकारियाँ हैं। जब हम आपको आईना दिखाते हैं, आपका असल चेहरा दिखाते हैं, तो आप वावेला मचाना शुरू कर देते हैं। तो हकायक को मसाख नहीं किया जा सकता। ये जो हकायक बोलते हैं और बोलते रहेंगे। ये जो बाज़ लोग शिकायत करते हैं फिरदौस साहिबा कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, मतलब है कि टीवी पे बड़े ज़ोरों शोर से बयान होती हैं, मीडिया में बड़े ज़ोरों शोर से बयान होती हैं, लेकिन उन केसेस का क्लोजर नहीं होता। तो यानी कि ये जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं हुकूमत की तरफ से, नैब की तरफ से, उससे बड़ा डिफेम होता है, लोग बदनाम हो जाते हैं, लेकिन जो क्लोजर है उसकी मंजिल तो भी बहुत दूर है। तो आप इस पर कुछ अपना देंगे रद्द-ए-अमल?
देखिए, एक तो ये है कि लीडरशिप की कमिटमेंट होनी चाहिए और अदारों में रिफॉर्म्स हर वक्त ज़रूरी हैं और स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस के लिए फिल फॉर नैब के अंदर भी रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं। लेकिन हम वी आर नॉट हैविंग 2/3 मेजॉरिटी, तो हमें जो इन्होंने निज़ाम और ला दिया हमने तो उसको आगे लेके चलना है। और उसके अंदर अगर स्लो है तो आप अगर वो स्लो था तो आप मुझे बताएं कि अभी 2 अरब 10 करोड़ की जो रिकवरी हुई है वो भी तो इसी नैब ने की है ना। और देखना ये है कि आप लीडरशिप उसको किस तरह से देखती है। सिर्फ आप उस कानून को आज़ाद करके अदारे को बाख्तियार कर दें और उनको ये पता हो, क्योंकि उसके अंदर काम करने वाले भी पाकिस्तानी शहरी हैं और वो ये माफिया है, ये कोई पॉलिटिकल जमातें नहीं हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल माफिया। और बहुत सारे लाइफ थ्रेट्स हैं उन लोगों को, बहुत सारे उनके इकोनॉमिक थ्रेट्स हैं, बहुत सारे उनके जानो माल का एट स्टेक लगा के वो लोग तलाश करते हैं, तो कौम को उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास 8-9 मिनट बाकी बचे हैं और आपको पता है इल्ज़ामात की फहरिस्त आप लोगों पे बहुत तवील है और हम 2-4 की और बात करेंगे। मैं चाहूँगा कुछ अगले बरस, क्योंकि 1 साल मुकम्मल हो गया, अगले बरस के आदाब पे भी बात करें। लेकिन उससे आने से पहले ये जो एक और इल्ज़ाम है कि जी आपकी हुकूमत जो है ना तजुर्बेकार है और एक जो बड़ा, मैं खैर वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि उसकी जो कारकर्दगी है वो बुरी है और उसने पाकिस्तान को जो है मज़ीद मुश्किलात का शिकार कर दिया। ये इल्ज़ाम जो है कैसा लगता है? और वाकई जब आप कुछ माशी अशारिये देखते हैं तो कुछ इसमें लोग कहते हैं कि जी मतलब है इनिंग्स का आगाज़ आप लोगों ने अच्छा नहीं किया था, आपके जो पहले बैट्समैन थे, स्टार बैट्समैन, वो हिट विकेट आउट हो गए, मेरी मुराद असद उमर साहब से। तो ये भी तो एक मेरे ख्याल में जो तासुर ही नहीं बल्कि एक हकीकत भी है। जी देखिए, जब आपने इनिंग्स उस वक्त शुरू करते हैं जब आपके नीचे पिच ठीक हो। जो पिच हमें खेलने के लिए मिली वो इतनी रफ पिच थी जिस पिच के अंदर खोद के गए थे, वो खोद के ऐसे गड्ढे खोद के थे। उन गड्ढों के अंदर 6000 अरब का कर्जा जो 2007-8 तक था और जो बढ़ के फिर 10 सालों में जो है वो 30,000 अरब हुआ। रिकॉर्ड हसारा, रिकॉर्ड तजारती हसारा, रिकॉर्ड मालियाती हसारा, रिकॉर्ड आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो गैप था, आपके रेमिटेंसेस पाकिस्तान की बातें आप लोगों ने इतनी बार दोहराई है, मतलब हम सबको याद हो गई, दोहराते इसलिए रहेंगे कि कौम की मेमोरी में ये रहना चाहिए कि हमें पाकिस्तान किस हाल में मिला। हाँ, अब आगे हमने क्या किया इस पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए। कि पहले साल जो आपका मुकम्मल हुआ, ईमानदारी से अगर आप तज्जिया करें, आपके ख्याल में कारकर्दगी जो थी, मतलब है कहाँ पर, मतलब है फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, क्या है आप लोगों की कारकर्दगी? देखिए, पाकिस्तान के अवाम ये देख रहे हैं कि इस हुकूमत को अगर ये जिस अंदाज से पाकिस्तान लड़खड़ाता कर्जों के समंदर में गोते खाता मिला, तो इस हुकूमत ने उस पाकिस्तान को किस तरह अपने पाँव पे खड़ा किया, किस तरह वो ऑस्टेरिटी ड्राइव लेके आए, ख्वाहिशवारी मुहिम। 2 तरीके थे आमिर अपने घर को ठीक करने के लिए। एक था कि आप ख्वाहिशवारी करें, अपने खर्चे कम करें, और दूसरा था कि अपनी आमदन बढ़ाएं और वेल्थ क्रिएशन करें। आमदन बढ़ाने के लिए आपकी हुकूमत ने फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किए हैं। पहला साल आपने वो तमाम रिफॉर्म्स और वो उन अदारों को जो स्टेटस को 70 साल से उन अदारों को तो काम करने की आदत ही नहीं। उन मिनिस्ट्रीज के अंदर तो बिजनेस एज यूजुअल था और जो आपका एक सरकारी नैरेटिव है अनफॉर्चुनेटली उसमें अक्सरियत ये है कि वो सरकारी सोच ये है कि ये सरकार का पैसा है, ये सरकार के वसाइल हैं, ये सरकारी नौकरी है, लिहाजा हमारी जिम्मेदारी नहीं। अब आपको पहली दफ़ा उन अदारों के अंदर ताकत दी है, आपने उनको एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के ज़रिए एम्पावर किया है। वो इदारे जो रिडंडेंट थे, जिनको इन्होंने अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल कर करके बिल्कुल कमज़ोर और लागर करके फेंक दिया था, वो इदारे अब फंक्शनल हुए हैं और उन अदारों ने ऑपरेशनल हुए हैं, काम करना शुरू किया। और आई रेस्ट श्योर यू के जो कायदे आज़म का पाकिस्तान था वो क़याम पाकिस्तान से लेके
ये इमरान खान साहब ने एक साल जो था वो इस्तेहकाम पाकिस्तान का की था। तरफ लिया। अच्छा और मुझे बताइए अगले साल आप कह रहे हैं ना, बरस के अहदाफ क्या होंगे आप अगला लोगों को? बरस टेंजिबल 2-4 मतलब लोग महंगाई के बोझ से मतलब पिसे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा अफराते सर बढ़ गया है, क्या 2-3 ऐसी चीजें होंगी अगले बरस जो अवाम के लिए खुशखबरी होगी कोई? इमरान आमिर सबसे पहले तो आपका जो सॉरी आमिर साहब, पहले तो आपका जो फ्रंच लाइन है कि ये साल जो है हमारा तमीर पाकिस्तान का साल है, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान ये पूरा साल हमने पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए, रीस्ट्रक्चराइज करने के लिए, उसकी रिवाइवल और सर्वाइवल पे लगाया। अब तमीर पाकिस्तान का साल है। इसके अंदर जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में सबसे पहले वो जो मुश्किलात में गिरा हमारा आम निचला तबका है, जिसकी महंगाई की वजह से मसाइल बढ़े हैं, हमें एहसास है इस बात का, लेकिन जब कौमों पे मुश्किल वक्त आता है तो फिर सब मिलके वो कुर्बानी देते हैं। एहसास प्रोग्राम जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दिल के करीब है और 200 अरब रुपया हम उस मुस्तहिक नदार पे खर्च करने जा रहे हैं। हेल्थ कार्ड आपका पाकिस्तान के अंदर हर गरीब की ज़रूरत है और हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज की सहूलतें दस्तयाब नहीं हैं। लोग अपने घर भेज के भी अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकते। हम वो हेल्थ कार्ड जो है हर पाकिस्तानी तक पहुंचाने जा रहे हैं। हम जो है वो आपका जो घर जो हर शख्स की ज़रूरत है, यहाँ नारे तो लगते रहे रोटी कपड़ा और मकान, किसी को ना रोटी मिली ना कपड़ा मिला ना मकान मिला। उसकी ताबीर इमरान खान करने जा रहे हैं, सस्ते घरों की फराहमी यकीनी बनाने जा रहे हैं। आपका जो अगली ज़रूरत है जो इस कौम की जो है वो सबसे अहम जो है गैस और बिजली, उसमें हम खुद कफील हो के इस कौम को वो पूरे कब से मिलना शुरू, घर कब से मिलना शुरू हो जाएंगे? वो पहले इकोनॉमिक फ्रंट पे आपको एक सॉवरन कौम के तौर पे एम्पावर करने जा रहे हैं। फॉरेन फ्रंट पे, फॉरेन अफेयर्स पे आप दुनिया में आपकी शनाख्त को बहाल करने जा रहे हैं। यूथ आपकी बहुत बड़ी है, एसेट है, उसको कामयाब लास्ट 2 मिनट्स है मेरे, 2 सवाल और मैं चाहूंगा जरा मुख्तसर जवाब टूरिज्म आपका पॉइंटर्स की तरफ अगर एक तो कोई बता सकें घर पहला घर कब से बन के मुकम्मल होके मिलेगा इंशाल्लाह? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये दिसंबर से पहले किसी एक घर का इस साल वो इफ्तिताह हो जाएगा करेंगे। वैसे तो वो 5 लाख घर हैं, लेकिन इनिशियली जो है वो प्रोसेस में डल गया है और वो डिले इसलिए हुआ कि फोरक्लोजर लॉ जो था आपका वो कोर्ट में चले गए, वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता, ये खबर नहीं दे रहे थे, तो जिसकी वजह से वो डिले हुआ। इंशाल्लाह जल्द जो है हम उस पे। अच्छा, आपका जब अगला बरस 18 अगस्त को शुरू होगा, कोई मजीद बड़ी गिरफ्तारियों की तवक्को करें हम? गिरफ्तारी तो आपके अमल के साथ जुड़ी है और जिसका अमल बड़ा होगा, इस तरह का करप्ट अमल होगा, जिसने करप्ट प्रैक्टिसेस में चैंपियनशिप जीती होगी, तो वो हर कोई अपने अपने गोल्ड मेडल के मुताबिक जो जिसने करप्शन में जितने गोल्ड मेडल लिए होंगे, नाम नहीं लेंगे आप वो गिरफ्त में आता जाएगा। अच्छा, नाम नहीं ले रही आप? ख्वाहिशात या हुकूमत के ताबे नहीं है ये निज़ाम, ये उनके अपने अमाल के ताबे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए का जवाब कि पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अदम इस्तेकाम है। क्या अगला बरस जब आप लोगों का शुरू होगा 18 अगस्त को, क्या हम देख पाएंगे कोई इस्तेकाम की तरफ पाकिस्तान बढ़ेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है अपने पाँव पे खड़ा नजर आएगा। और ये पहला 14 अगस्त है जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के नए पाकिस्तान में नया पाकिस्तान जन्म ले रहा है, और उससे अगला 14 अगस्त जो होगा वो तमीर पाकिस्तान और एक उस नए पाकिस्तान के मुस्बत असरात के साथ उभर रहा होगा, और जिसमें रूल ऑफ लॉ, जस्टिस फॉर ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और आपकी जो माशरे के अंदर रिफॉर्म्स जो आखिरी सवाल क्विकली, एक बहुत अहम सवाल रह गया, आखिरी सवाल बहुत, मैं चाहूँगा मुख्तसर। मौलाना फजल रहमान साहब वो कहते हैं मैदान में निकलेंगे आप लोगों का इस्तीफ़ा लेने हुकूमत का, क्या आप लोग किस तरह से इस चैलेंज को देख रहे हैं? इतना बड़ा चैलेंज आ रहा है आपके सामने। मौलाना साहब का पहला चैलेंज तो मलिया मेट हो गया कल पार्लियामेंट की राहदारियों में, और अगला चैलेंज जो है वो आप देखेंगे कि उनके वो गुब्बारे से जो हवा निकलेगी, वो गुब्बारा जो है भरने से पहले ही फट जाएगा, क्योंकि
जिन मदरसे के स्टूडेंट्स को वो ढाल बना के इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का ख्वाब देख रहे हैं, वो तमाम हसरतें और वो ख्वाब ही रहेगा, दिल में टूट जाएंगे, दिल में रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यकीनन पहला साल जो हुकूमत का था बड़ी मुश्किल में गुजरा, बड़े तनाज़ों में गुजरा। हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि जो अगला बरस हो वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लेकर आए, ताकि न सिर्फ हुकूमत की बल्कि मीडिया की भी जो तवज्जो है वो अवाम के हकीकी मसाइल की तरफ हो। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।